सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नोटपैड खोलना है। ऐसे ही है ना, HTML फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, सो मैं इधर से आ रहा हूँ नोटपैड खोलने। रन की कमांड में जाएं, यहाँ पे ये नीचे सर्च बार नज़र आ रही होती है, यहाँ पर नोटपैड लिखते हैं। नोटपैड विंडो के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, रन की कमांड में जाने का तरीका होता है कि विंडो की को और आर को दबाते हैं तो आप ये कमांड खोल लोगे, जो मैंने अभी रन की कमांड खोली है। कीबोर्ड पे विंडो की बनी होती है और एक आर का कैरेक्टर है, इन दोनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो अब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आकर मैंने क्या लिखना है, नोटपैड। सर्च करूँगा नोटपैड तो भी मेरे सामने नोटपैड आ जाएगा। मतलब आपको जो आसान तरीका लगता है उस तरह करके आप नोटपैड ओपन कर लो। मैंने ओपन कर लिया, चले जी आ गया नोटपैड हमारे पास। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि शाबाश, जो प्रीवियस क्लास वाले हैं ज़रा वो बताएंगे जी। HTML सबसे पहले हम लिखेंगे HTML। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। एंड HTML लिखते स्लैश हैं लेकिन इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, एंड HTML कर दिया। उसके बाद जो HTML फाइल का पहला पार्ट होता है वो हेड का पार्ट होता है। सो यहाँ पर हम हेड लिखेंगे और हेड को एंड करेंगे। अब अगर मैं पैरेलल आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाऊं, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं और यहाँ से जी हम खोल लेते हैं ज़रा कोई एक पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ वाला चैनल इसे खुल जाने दें उतनी देर में। और सबसे पहले हमने क्या सीखा था, टाइटल लगाना। वेबसाइट का जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है सबसे ऊपर, उसे हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइटल का हेड टैग, और इसको भी एंड टाइटल कर दें। टाइटल जो है, आप अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें अभी फ़िलहाल सिर्फ, तो टाइटल हम लगा सकते हैं अप टू 60 to 70 कैरेक्टर्स, 60 से 70 कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते। अगर हम इससे ज़्यादा लिखेंगे तो गूगल उसको रीड नहीं करता, गूगल सिर्फ 70 कैरेक्टर्स तक रीड करेगा। तो इसलिए हमें, और मैंने आपको बताया था कि टाइटल मेन इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने का पहला स्टेप बताते हैं। यानी आपकी वेबसाइट का जो कीवर्ड है उसे हमने टाइटल में ही बताना होता है। ठीक है, सो उसने, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कीवर्ड है मैं कोशिश करूँगा कि 60 से 70 कैरेक्टर्स में उसको ले आऊँ। सो सपोज करते हैं जी हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड लगा दिया। अब इधर आ जाते हैं ज़रा वेबसाइट पे, यहाँ पर आकर लिखते हैं ज़रा कोई एक वेबसाइट खोल लें ताकि मैं आपको बता दूँ ना कि टाइटल होता है क्या है, खासतौर पर जो आज फर्स्ट डे आया स्टूडेंट्स को। जी ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये टाइटल कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो वेबसाइट बनाने लगा हूँ, मैं जो फाइल को बनाकर सेव करूँगा उसके इस हिस्से के ऊपर वो नाम आएगा जिसको मैं टाइटल बता रहा हूँ। मैं किसको टाइटल बता रहा हूँ, ये है मेरा। ओके, अच्छा उसके बाद सपोज कर लो जी इतना हिस्सा हमने पढ़ लिया था हेड के अंदर। फिलहाल अभी इतना ही समझा था कि हेड में क्या होता है। हेड में और चीज़ें भी पढ़नी है हमने आगे जाकर। उसके बाद अगला हिस्सा कौन सा आता है, बॉडी का। वेबसाइट की बॉडी हम किसको बोलते हैं, वेबसाइट की बॉडी हम इस हिस्से को बोलते हैं। ये आपकी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं जी, ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये किस हिस्से में है, बॉडी में है। और ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ये टाइटल हेड के पोर्शन में नहीं है। ठीक है, ओके चलो अब आ जाते हैं इधर। और यहाँ आकर मैं ज़रा बॉडी के अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी थी, और वो क्या सीखा था, इस वेबसाइट को देखो तो मैं अपनी बात शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, एक हेडिंग से। ठीक है, और हमने अपनी हेडिंग को हेडिंग स्टाइल में लिखना है। और HTML के हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, H1 से लेकर H6 तक। सो एक प्रैक्टिस हम उसकी भी कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ H1 और /H1। ठीक हो गया। अब यहाँ एक काम करते हैं, टोटल कितने हमारे पास 6 हैं, तो मैं यूँ करता हूँ इन्हें कॉपी पेस्ट करता हूँ। 2 हो गए, 3 4 5 और 1 6।
अब हर हेडिंग को बताएंगे कैसे कि भाई ये कौन से नंबर वाली हेडिंग है, नंबर से बताएंगे। तो पहली 1 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह तीसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझते हैं दोबारा एक दफ़ा। एज 5 तक आ गया हूँ मैं, और एज 6। ये जी हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स। अब गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो आपने अपनी वेबसाइट की बॉडी के टेक्स्ट के अंदर हेडिंग का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसलिए कि ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक करने का। या आपकी वेबसाइट, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वेबसाइट ऊपर कैसे आएगी, ठीक है। बाकी अभी हम जब एसईओ का टॉपिक शुरू करूँगा मैं डिटेल्स बतानी शुरू हो जाऊँगा। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई एसईओ अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो उसके अंदर हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करो। लेकिन हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल स्ट्रक्चरल तरीके से करना है, लॉजिकल तरीके से करना है। जैसे आपकी किताब है, बुक पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जहाँ से आपकी बात शुरू होती है वहाँ पर एक हेडिंग होती है, उसके नीचे उसका सब कंटेंट होता है जो पैराग्राफ की शक्ल में होता है। तो वो ये कहता है कि जो आपके हेडिंग्स होंगी उन्हें आपने हेडिंग स्टाइल में लिखना है। अब आप जब किताब भी पढ़ रहे होते हो तो सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है, हेडिंग के नीचे फिर क्या होता है, उसी के मतलब कोई और मजीद बात होनी होती है तो वो सब हेडिंग कहलाती है। तो इस तरह सब हेडिंग्स चलती हैं। तो वो ये कहता है कि आप ये समझ लो कि H1 एक मेन हेडिंग है, उसके अलावा 2 से लेकर 6 तक सारी की सारी उसकी सब हेडिंग्स है। अब अगर मैं ये कहूँ कि H2 मेन हेडिंग है तो फिर 3 से लेकर 6 तक उसकी सब हेडिंग्स हैं। अगर मैं कहूँ H4 मेन हेडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 6 उसकी सब हेडिंग्स हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हायरार्की मैं बता रहा हूँ आपको, आपने इसी हायरार्की को यूज़ करना है। अगर आप इस हायरार्की को यूज़ नहीं करेंगे तो गूगल फिर डिनाई करेगा। यानी अगर मैं ये सोचूं कि भाई मुझे तो H5 ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं उससे शुरू करता हूँ और उसके बाद H1 लगा देता हूँ, तो गूगल कहेगा ये आप गलत कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पूरा एक ट्री की शक्ल में बना हुआ है, ठीक है। जैसे काउंटिंग हम 0 to 9 शुरू करते हैं ना, सेम इसी तरह ये कह रहा है कि इसको आपने इसी तरह शुरू करना है, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ कि इनके अंदर ना कुछ सिंपल सा टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए था। चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 के, 3 के, 4। अभी हम देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। ये मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इनका डिफरेंस भी पता लग जाए। होगी जी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि आउटपुट क्या है। अब इसको सेव कैसे करना है, पुराने स्टूडेंट्स मुझे बताएं। मैंने बताया था ना कि HTML फाइल, यही तो हमारा साथ टॉपिक था सारा पहले लेक्चर का, कि फाइल बनाना और फाइल को सेव करना। अच्छा एक चीज़ याद रखें, जब मैं वेबसाइट की SEO कर रहा हूँ तो मैंने HTML फाइलें बिल्कुल नहीं बनानी है। हम क्यों सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब बनी बनाई फाइलें आएंगी तो हमें साइंस का पता होना चाहिए। यानी मैं अगर SEO एक्सपर्ट हूँ और एक बंदा मुझे कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर दो, गूगल के ऊपर पहले नंबर पर लिया, वो मुझे ये नहीं कहेगा कि मेरी वेबसाइट बना दो। इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेबसाइट तो बनी होगी। अब अगर मैं SEO ऑप्टिमाइज़र हूँ और मैं एक बनी हुई वेबसाइट को खोल के चेंज नहीं कर सकता तो मैं कैसे SEO करूँगा। इस मकसद के लिए हम पहले बेसिक HTML को सीख रहे हैं कि हमें आ जाए। अदरवाइज हमने कभी भी कोई फाइल नहीं बनानी, इस तरह कोडिंग नहीं करनी। हाँ मॉडिफाई ज़रूर करनी है मगर इस तरह कोडिंग नहीं करनी, चेंजेस करनी है। यानी अगर ऐसे कौन कौन से टैग्स हैं जहाँ पर SEO लगने वाली है। जैसे मैं किसी की वेबसाइट लेता हूँ, आती है मेरे पास, और जब मैं उसकी वेबसाइट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई उसने मेन चीज़ का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। किस चीज़ का, हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे खुद से इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। इसलिए हम ये चीज़ें समझ रहे हैं। मैं देखता हूँ उसका टाइटल, लेकिन उसने टाइटल में तो कीवर्ड ही नहीं लगाया हुआ, तो मैं कीवर्ड लगाऊंगा उसके टाइटल में, ठीक है। इस मकसद के लिए हम ये सब कुछ सीखने लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फोल्डर में, मे वाले में आ गए। चलो ठीक है, आज की तारीख लिखते हैं। और इस फाइल को सेव करने का तरीका क्या है, मैंने कहा था ये नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, इसको कर दो ऑल फाइल्स, क्योंकि हमने खोला हुआ है नोटपैड। नोटपैड कैसी फाइलें बनाता है, टेक्स्ट फाइल्स बनाता है। जबकि हम जो फाइल बनाने आए हैं वो कौन सी है, HTML फाइल, ठीक है ना। हम HTML फाइल बनाने आए हैं, इसलिए हमने इसे कर दिया ऑल फाइल्स। और अब हम यहाँ पर अपनी फाइल का जो मर्जी नाम रख लें। चलो जी, मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूँ फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट तो नहीं है वैसे, चलो जैसे सेकंड कर लेते हैं। अभी तक मैंने किया इसमें फर्स्ट वाला कंटेंट ये सारा।
अब हम जरा देखते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई है। अब देखें हमने करना क्या है, नाम जो मर्जी रखें मगर उसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है। एक्सटेंशन क्या होती है, फाइल का एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है। मिसाल के तौर पर एक्सटेंशंस होती क्या है बेसिकली, जैसे हम आप लोगों को ना आज की तारीख के नौजवानों को क्या पता है, आपको पता है फाइल की टाइप्स का। ये भाई फाइल की टाइप क्या होती है, आप कहते हो भाई ये जेपीजी है, ये पीएनजी है, ये वर्ड है, ये डीओसी है, ये एक्सएलएस है, आपको टाइप्स का पता है, ऐसे ही है ना। ये वीडियो है, लेकिन जब बिल्कुल कंप्यूटर स्टार्ट में आया था, जब विंडोइंग इन्वायरमेंट भी नहीं होता था, तो उस वक्त हम फाइल्स को रिकग्नाइज करते होते थे उनकी एक्सटेंशंस के साथ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी डिस्क में 10 फाइलें पड़ी हुई हैं जिनका नाम अली है। अब कैसे पता लगेगा भाई ये 10 अली की फाइलें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनमें से कौन सी फाइल है जो वर्ड की है, कौन सी फाइल है जो एक्सेल की है, कौन सी फाइल है जो टेक्स्ट है, कौन सी फाइल है जो HTML है। मैंने जब वो फाइलें सेव की होंगी तो मैंने हर किसी की एक्सटेंशन अलहदा रखी होगी। ये पर्पज़ होता है फाइल एक्सटेंशंस का, ठीक है जी। चलाएं जी इसको, अब जरा रन करके देखते हैं। ये देखें HTML फाइल बन गई। HTML फाइल बन गई का मतलब क्या, मुझे कैसे पता लगा, इसके साथ ये लोगो आ गया गूगल क्रोम का। हो सकता है आपके घर में गूगल क्रोम का आए और ये भी हो सकता है कि आपके घर में एज का आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट एज भी तो हमारे पास ब्राउज़र ही है ना, जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गूगल क्रोम उस पर इंस्टॉल नहीं किया होगा, या आपने गूगल क्रोम बाद में इंस्टॉल किया होगा और अभी तक उसे सेट नहीं किया होगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर, तो अभी सब कुछ आपका एज में ही चल रहा होगा। तो उसका क्या तरीका होता है, उसका ये तरीका होता है कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में ऐसे नहीं आता, आपके घर में एज आ जाता है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो एज में खुल तो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि आपने अब क्योंकि हम लोग SEO सीखने जा रहे हैं और वो गूगल के प्लेटफॉर्म पर है सब कुछ, तो हमें कोशिश करनी है कि हम गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, यानी गूगल क्रोम को यूज़ करें, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा ओपन विद पर, ये देखें आ गया गूगल क्रोम। सपोज करते हैं नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे, चूज़ अनदर लोकेशन। देखें एज भी आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, चूज़ अनदर ऐप, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं उसको चूज़ करके, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन HTML फाइल। यानी वो जो आपको बार बार हर दफ़ा एज नज़र आने लगा हुआ है, आप इस चेक बॉक्स को अगर एक दफ़ा ऑन कर दोगे तो फिर अगली नेक्स्ट टाइम आपकी सारी की सारी फाइलें क्रोम में ही खुलेंगी। अभी तो मुझे हर दफ़ा राइट क्लिक करके करना पड़ेगा ना ओपन विद, लेकिन जब मैं ये वाली ऑप्शन सेट कर दूंगा एक दफ़ा कि भाई क्या करो, हर दफ़ा इसके साथ ही खोलो, अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्रोम का आइकन नज़र नहीं आएगा। जरा चेक कर लें, हेडिंग स्टाइल्स का भी पता लग गया हमें। अच्छा दिखने में, अगर हम यूँ कहें ना कि ये मेरे देखने में कैसी हैं, मेरे देखने में मतलब एक आम यूज़र जो है इनको देखकर क्या अंदाज़ा लगाता है कि शायद हमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी हेडिंग स्टाइल से छोटी हेडिंग स्टाइल लगाओ, ऐसे ही है ना, दिखने में तो ये ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर इसका पहला हेडिंग स्टाइल देखो और इस वेबसाइट का पहला हेडिंग स्टाइल देखो, आपको लग रहा है ये दोनों एक जैसे हैं, लुक एक जैसी है, नहीं है, जबकि ये भी हेडिंग स्टाइल ही है लेकिन इसकी लुक वैसी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि लुक इतनी मैटर नहीं कर रही, लुक को तो हम फॉर्मेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन असल में वो गूगल ने एक निशान लगाया हुआ है कि भाई हेडिंग को मैं देखूंगा। देखें एक चीज़ याद रखें कि गूगल जो है वो जो चीज़ें चेक कर रहा है वो अपीयरेंस से चेक नहीं कर रहा। मतलब अगर हम ये समझें कि हमारी वेबसाइट बहुत खूबसूरत बनी हुई है तो शायद गूगल को ज़्यादा पसंद आए, और जो कदरे कम खूबसूरत होगी वो दूसरे नंबर पर चली जाएगी, ऐसे नहीं है। गूगल ने अपने स्टैंडर्ड्स को देखना है कि जो स्टैंडर्ड, जैसे अभी मैंने आपसे सिर्फ 2 स्टैंडर्ड इसके डिस्कस किए, एक टाइटल का और एक हेडिंग स्टाइल का, ठीक है। तो उसने देखना है कि क्या आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो किए। उसने ये कैसे देखना है, ये देखने के लिए उसने आपकी कोडिंग को देखना है, समझ आई बात। उसने आपकी कोडिंग में आ जाना है, उसने देखना है कि हाँ भाई कोडिंग में स्टैंडर्ड अप्लाई है कि नहीं है। यानी उसने आपको रैंक करने के लिए क्या यूज़ देखनी है चीज़, कोडिंग। उसने आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपकी कोडिंग को देखना है बस, और कुछ नहीं देखना उसने, ठीक है। यानी अब हमें पता लग गया कुछ चीज़ों का। अब हम आगे चलते हैं, यानी हमें पता लग गया टाइटल क्या होता है, कहाँ लगता है। आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे मैं इधर आता हूँ और इधर आकर, ये आपकी फाइल है, इधर आता हूँ मैं, ज़रा लिखता हूँ, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोफेशनल
किचन इक्विपमेंट आ गया। अब आप चीज़ जरा नोट कीजिएगा, वेबसाइट तो नहीं खुलेगी, ये तो सबको पता है ना। जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो एक लिस्ट बन जाती है हमारे साथ, उस लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर वेबसाइट खुलती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा था, पहली चीज़ तो ये कि देखिए वही पहले नंबर पे आ रही है, वही है ना, यही वाली वेबसाइट है। इसका नाम है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट dckitchen.org। इसका क्या नाम है? प्रोफेशनल किचन dckitchen.org। इसका मतलब यही आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर जाकर, गूगल का ये वाला जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस इंटरफेस को हम बोलते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस हिस्से को हम क्या नाम दिया, मैंने बताया आपको, इस हिस्से का नाम क्या होता है? जस्ट मैं सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होता है जी, इसको कहते हैं सर्प। ये क्या बनता क्या है? सर्च इंजन पेज, ठीक है। यानी आप, अगर मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोबाइल का गूगल क्रोम खोलता हूँ और कोई भी चीज़ ढूंढता हूँ और उसके बाद नीचे कोई चीज़ आ जाती है, तो वो जो विंडो मेरे साथ खुली होती है, जो इंटरफेस होता है जहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा होता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। चलो जिसे मैं बेशक अब ख़त्म कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको नोट्स के तौर पे बताया था समझे। अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, जब मैंने एक कीवर्ड लिख के कुछ सर्च किया तो मेरे सामने आया क्या, ज़रा ये देखते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो वेबसाइट के कौन से हिस्से से निकल कर आ रहा है। सबसे ऊपर क्या आया है? URL। इसका मतलब है कि ये वाला URL, ये जो आ रहा है, एड्रेस को हम URL कहते हैं, ठीक है। ये URL आता है यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं कुछ। नंबर 2, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इन पाकिस्तान, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा हिस्सा क्या आया यहाँ पे? टाइटल। अब ये टाइटल कहाँ से आया? बॉडी में से तो नहीं है, ये बॉडी में नहीं है, ये टाइटल के टैग में पड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल के टैग की इंपॉर्टेंस का आपको पता लग गया कि वो आपकी वेबसाइट को सर्च करवा के दे रहा है आपको। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है? दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वी ऑफर। ये भी बॉडी में से नहीं है। ये कहाँ से आया हुआ? जरा मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इस पर आया, इसका सोर्स देख लें मैंने। अभी मैंने आपको, ये सोर्स किसका है? ये सोर्स किसका है? जो फाइल मैं बना रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, इसका सोर्स है ना ये। अब मैं ये कह रहा हूँ मेरी ये वाली जो वेबसाइट है, मैं इसका सोर्स देखना चाह रहा हूँ सिर्फ। तो मैं वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है सेकंड लास्ट ऑप्शन पे? सोर्स। क्या हुआ? आ गया। अब ये किसका सोर्स देख रहा हूँ मैंने आपसे क्या कहा? गूगल को सोर्स चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखें, एक चीज़ का फ्रंट एंड होता है, एक चीज़ का बैक एंड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड वेबसाइट का कौन सा है? ये वाला। बैक एंड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो दूसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये कहाँ से नज़र आ रही है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये किधर से इसने ढूंढा है? ये भी आपको बता देता हूँ ये कहाँ से ढूंढा है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, आगे जाकर हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि इसने ढूंढा कहाँ से है। देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है लाइन नंबर 8 पे, मेटा नेम। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, घर जाके खोल लीजिएगा, पेज सोर्स करके देखिएगा। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यही है, यही वाली लाइन है, यही लाइन है ना सारी की सारी। अब ये कहाँ पे लिखी है? ये भी टाइटल में लिखी हुई लाइन है। और ये क्या है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग है, जो कि एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। हमने इसको भी देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं अभी, URL, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये तीनों की तीनों चीज़ें बॉडी में नहीं है, नहीं है ना, वेबसाइट की बॉडी में नहीं है। यानी उसने जो सर्चिंग करके दिया मुझे, वो मोस्टली उसने सर्चिंग किस में से करके दिया है? हेड में से। वेबसाइट को ढूंढने में जो कोड इन्वॉल्व था, वो ज़्यादा, मैक्सिमम कोड कौन सा इन्वॉल्व है? हेडिंग वाला, हेडर वाला कोड इन्वॉल्व है। अब आगे क्या रहेगी? तस्वीर। इसमें एक तस्वीर भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, और नीचे जाए ज़रा, ये नहीं है, ये तो प्लेसेस हैं, इसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। फिर इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, देखते हैं ज़रा, इसकी भी आ रही है। ये तो फेसबुक है, और पेजेस पे जाएंगे तो किसी की आ रही होगी, किसी की नहीं आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो इमेजेस हैं वेबसाइट के, वो भी ऑप्टिमाइज हुए हैं। अब जो इमेजेस हैं वो हेड में नहीं होते हैं,
इमेजेस कहाँ होते हैं? बॉडी में होते हैं। जैसे इमेज को रिकग्नाइज करते हैं कि कहाँ से इसने पिक किया होगा, फिर ढूंढ वेबसाइट में ढूंढते हैं। ज़रा इधर है, शक्ल देख लें इसकी, इसको जरा पहचानिएगा अंदर कहाँ पड़ा हुआ है। मैं ड्रैग करता हूँ तो आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ है। फर्स्ट इमेज उसने यहाँ से पिक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इमेज भी उसकी शायद ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स पे पूरा उतरा हुआ है। यानी सिर्फ एक चीज़ है जो वेबसाइट की बॉडी में से पिक करके लाया है, और वो क्या है? वेबसाइट का इमेज, जो उसको लग रहा था कि वेल ऑप्टिमाइज है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे करनी है, बिल्कुल अभी जब मैं इमेज का टैग आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम समझेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ साइंस बताई है कि उसने एसईओ ने काम कैसे करना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कोडिंग में। अब हम लोगों ने हेड को देखा, हेड के अंदर हमने टाइटल देखा, मेटा भी हमने देखने हैं। मेटा टैग्स हम उस वक्त देखेंगे जब हम एसईओ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं जो HTML का स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हेल्प कर रही हैं। अच्छा, H1 H3 भी हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें और उसकी मुनासबत से ज़रा कुछ समझना चाहें कि भाई अब आगे हमें क्या करना है। हम कह रहे हैं भाई हमने हेडिंग तो लगा ली है, आगे क्या चाहिए? हमें इस तरह के पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें एक टैग चाहिए पैराग्राफ का। पैराग्राफ लिखने के लिए हमें कौन से टैग की ज़रूरत होती है? पैराग्राफ का टैग चाहिए होता है। सो मैं इधर आया, जैसे ये लिखा हुआ है ना हेडिंग 1, यहाँ लिख देते हैं हम। अब मैं इसको हेडिंग 1 की बजाय कर देता हूँ कंप्यूटर इन लाहौर, लिख दिया जी। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं एक टैग लगाता हूँ पी का। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग चैट GPT से भी लिख सकते हैं। अब मैं उधर जाके क्या कहूँगा? मैं चैट GPT खोलूँ और मैं उसे जाकर कहता हूँ कि भाई मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख कर दे दो। ठीक है, मैं इधर आता हूँ और मैं इधर खोलता हूँ चैट GPT। या मैंने आपसे कहा था ये सब लोग बनाएं, किसका नहीं बना हुआ अभी तक चैट GPT? और आपने भी नहीं बनाया? अच्छा, चैट GPT की क्लास आपने नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, आपको मैं भी लेक्चर भेजूंगा। ठीक है, आपने उसे देखकर चैट GPT, आप लोगों ने साथ साथ रहना है, साथ साथ रहेंगे। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है आप सीख जाएं। मैं पढ़ाना नहीं चाहता आपको, मैं सिखाना चाहता हूँ। तो सीखने का क्या मतलब है? कोई बंदा गाड़ी सीखना चाह रहा होगा तो इज इट पॉसिबल उसके फादर उसे कमरे में बैठ के सिखा दें? ऐसे तो नहीं ना मुमकिन, गाड़ी में तो बैठना ही पड़ेगा ना आपको। तो आपने सीखना है। ठीक है, सिर्फ लेक्चर नहीं लेना, लेक्चर नहीं लेना, सीखना है आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सीखने का क्या मतलब है कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आप सीख जाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी नहीं सीखोगे। अगर आपको यूँ लग रहा हो कि सर ने बड़ा अच्छा बताया था जनाब, अब तो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा, तो गलत फहमी है यार, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको याद सिर्फ उसी वक्त रहेगा जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, और कोई सूरत नहीं है याद रहने की। मैं खुद भी भूल जाऊँगा अगर आप लोगों को ना बताऊँ तो। मैं भी काम करना छोड़ दूँ ना तो मैं भी भूल जाऊँगा। ये चैट GPT जी मैंने खोला, मेरा अकाउंट क्योंकि मौजूद है, सो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ और यहाँ से मेरा यूज़र खुल जाएगा। आप लोगों को मैं अभी एक लिंक भेजूंगा जिन्होंने चैट GPT का लेक्चर नहीं देखा हुआ। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बल्कि अभी मैं यहाँ से खोल के भी दिखाता हूँ वो आपको। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा तो आपका चैट GPT बन जाएगा। अब मैं क्या कहने लगूँ, चैट GPT में हमने करना क्या है? कम्युनिकेट करना है भाई से, कहना मेरी हेल्प करो भाई, मुझे कुछ लिख कर दे दो, मेरे पास कोई राइटर नहीं है। तो मैं कहता हूँ राइट इंट्रोडक्शन कॉलेज। ठीक है जी, मैं कहता हूँ इसके मतलब ना मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख कर दो। इसके मतलब वीक के कॉलेज के मतलब 2 पैराग्राफ्स। मैंने उसे क्या कहा, 2 पैराग्राफ्स में मुझे कुछ लिख के दे दो। राइटिंग का मसला हल हो गया ना हमारा, कंटेंट राइटर वाला मसला हल हो गया। अभी मिसाल के तौर पर चले मैं सपोज करता हूँ कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी वेबसाइट अभी बनी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, लेकिन आपके कंपटीटर्स को तो है ना। आप उसका इंट्रोडक्शन कॉपी करें और उसे कहेंगे भाई रीराइट दिस। आप उसे रीराइट भी करवा सकते हैं, उसे कहेंगे मुझे ये दोबारा लिख कर दे दो। 2 पैराग्राफ्स कहेंगे ना, मैं किए थे, मैंने उसे लिख दिए। अभी मैं चाहता तो थोड़ा थोड़ा भी लिखवा सकता था। ठीक है, अभी तो मैंने उससे कहा ना लिख दो, और मैंने उससे लेंथ नहीं बताई।
तो उसने पूरा पूरा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन मुझे 2 पैराग्राफ्स में लिख कर दे दिया। अगर मैं उसे कहता ना 5 पैराग्राफ्स लिख कर दो तो मुझे 5 पैराग्राफ्स लिख देता। सर सपोज अगर हम ये इसको यूज ना करें, सेकंड ऑप्शन क्या होगी पैराग्राफ? इसकी सेकंड ऑप्शन ये होगी कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए और आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसकी सेकंड ऑप्शन तो ये तो सर कोडिंग में भी होती है वेबसाइट की? कोडिंग में भी होती है वेबसाइट की पैराग्राफ? कोडिंग में, वेबसाइट की कोडिंग में भी होता है? हाँ जी जी बिल्कुल, लेकिन वो अगर हम किसी और का नहीं ना देख सकते। अगर हम किसी और का लेंगे तो वो तो कॉपीराइट आ जाएगा, हमारी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। ये जो आया ये न्यू पैराग्राफ लिखा है। अब मैं दोबारा इसे कहूँगा ना इसको रीराइट करो, मैं कहता हूँ देखें मुझे नहीं अच्छा लगा सपोज अबाउट इन ईच पैराग्राफ। अब मैंने देखे बात थोड़ी सी से और कुछ कह दिया मैंने से, मैं कहता हूँ भाई मुझे ना 15 वर्ड्स का हर पैराग्राफ दे दो एक। अब मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा री राइट इट अबाउट 15 वर्ड्स ईच पैराग्राफ। ये जो मैं इसे बातें पूछ रहा हूँ मुझे ये बातें पूछनी आनी चाहिए बस। तो बातें तो पूछनी आती है मेरा ख्याल है आपको, है ना। किसी को भी कुछ पूछना हो, क्वेश्चन करना हो, ये तो आता ही होगा ना कि मुझे चाहिए क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो हर किसी को पता है। क्या हुआ देखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ आगे दो एकदम, मैं एकदम उसने 2 छोटे पैराग्राफ दे दिए। पीक सोल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर एजुकेशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। एक पैराग्राफ में ये वाला पिक कर लेता हूँ फिलहाल, छोटे वाला। अब मैंने क्या करना है, यहां से इसे करना है कॉपी, कॉपी हो गया। अब आ जाते हैं जिधर कोडिंग में। अब यहां पर कौन सा टैग यूज कर रहे हैं हम लोग, पैराग्राफ का पी का टैग। चलो लग गया, सबको पता लग गया पी का टैग। फिर मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने ये फाइलें कभी भी नहीं बनानी है, हमारे पास ये चीजें बनी हुई आएंगी। अब आप पी का टैग लगाना सीख रहे हो ना, तो इसका मतलब है आपको समझ में आ जाएगा ना कि भाई मुझे पी का टैग ढूंढना है, कहाँ है पी का टैग, ढूंढने में आसानी होगी ना आपको। फिर आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। अभी आपने देखना है कि मैं इसमें चेंज क्या करने वाला हूँ। अभी मैं कुछ चेंज का बताता हूँ आपको। कहाँ है जी हमारी फाइल, ये राइट क्लिक रीलोड आ गया। अब सपोज करते हैं अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है जी, पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कॉलेज। अब फॉर एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि मैं कहता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये जो है ना पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कॉलेज लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन कंप्यूटर साइंस, मैं कहता हूँ जी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन कंप्यूटर साइंस, ये मेरा कीवर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ अब मैंने इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है मुझे, ठीक है। अब पहले ऊपर वाला हिस्सा भी तो हाईलाइट ही हुआ होगा एक किस्म का, क्या ख्याल है, वो भी तो हाईलाइटेड लग रहा है। क्या आपके ज़हन में आता है कि वो तो बड़े वाला हेडिंग स्टाइल है तो छोटे वाला हेडिंग स्टाइल यूज़ कर लेते हैं 6 नंबर का, क्या ख्याल है। उसकी शक्ल और उसकी शक्ल आपस में मिलती है ना तकरीबन साइजेज वाइज, ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों, स्ट्रक्चर बेसिकली वो क्या चीज़ है, हेडिंग, ये क्या चीज़ है, कंटेंट, यानी वो दोनों को तो आपस स्ट्रक्चरल मैच ही नहीं है आपस में। वो तो सिर्फ हेडिंग बनाने के लिए यूज़ करनी है आपने H1 से लेकर A6 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपने पैराग्राफ के अंदर हेडिंग को यूज़ नहीं करना, यानी जब आपने कंटेंट लिखा होगा उसमें, हाँ आपने जब भी किसी कंटेंट की हेडिंग लिखनी है वहाँ पे ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन जब आपने कुछ कंटेंट लिखने हैं वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करना। वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वहाँ पर हमारे पास 2 टैग आएंगे, मैं दोनों आपको यूज़ करके दिखाता हूँ जी। कहाँ से आया था, क्या किसको कह रहे थे हम, इसको इंस्टीट्यूशन इन कंप्यूटर से कंप्यूटर साइंसेस। चलो जी इसको मैं पिक करता हूँ और यहाँ आकर मैं एक टैग लगाने लगा हूँ, स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग क्या करता है, ऐसे ही है जैसे आप पेन के साथ मार्कर यूज़ करते हो ना, डार्क कर देते हो, मतलब आपकी जो पेन है उसकी इंक बारीक है, लेकिन जो आपका मार्कर है वो थिक इंक में यूज़ करता है, बोल्ड हो जाता है ना उससे आपके सेम आप समझ लो कि आपका मार्कर चल पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पर आकर मैंने सिखाया ख़त्म, कामे को तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया
क्लोज कर दिया, चेक करें जरा क्या हुआ। फर्क पता लगा? बोल्ड हो गया ना बीच में से। अच्छा, अब ये मैंने इसको स्ट्रॉन्ग यूज किया है, एक काम करें तो इसमें आए, जरा मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, इतने सारे मैंने एंटर करने शुरू कर दिए एकदम, ताकि मैं देख क्लियर नज़र तो है ना भाई, कुछ स्क्रीन ओवरव्यू करने लगा हुआ था, तो इसका असर कोडिंग पे कुछ नहीं होना, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इस तरह करूँगा ना, इससे होगा। क्यों? मैंने कोडिंग को डिस्टर्ब किया। आपने कोडिंग को नहीं डिस्टर्ब करना, जो आप खुद टाइपिंग किया हुआ है ना। हाँ, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग को नीचे लेकर जाना है तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से नीचे लेकर जाऊँ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी पूरा पूरा लेकर जाना है आपने, जिस चीज़ को लेकर जाना है पूरा पूरा। लेकिन टेक्स्ट को तो मैं चाहूँ तो कंप्यूटर को एंटर कर दूँ बस, मैं पढ़ने के लिए कि भाई मुझसे पढ़ा जाए, ईजी होकर मैं समझ लूँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। जितनी बार कोडिंग ऐड करेंगे उतनी बार सेव भी करना है। आप जो लिख रहे हैं उसको सेव तो करना ही है। घर कंप्यूटर यूज़ करते हो आप तो सेव तो करते ही हैं। इवन आप एक करैक्टर लिखोगे और लाइट चली जाएगी तो ए तो सेव नहीं होगा, सेव तो करना पड़ेगा उसको हमें। अच्छा, अब हम जरा दूसरी बात करते हैं। एक ये था पैराग्राफ हमारा, दूसरा भी पैराग्राफ लिखा हुआ था हमने, जरा चेक करें वो क्या था जो मैंने उससे लिखवाया था। चलें जी, इसको नहीं लेते इस दवा। पहले वाला क्या था जी? चल, इसको मैं पकड़ता हूँ और इस दफ़ा मैंने इसको बनाने लगा हूँ पहला पैराग्राफ। ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, और मैं वापस कोडिंग में आ गया हूँ और मैं इसको बनाने लगा हूँ पहले पैराग्राफ, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा पहला पैराग्राफ? यहाँ ले आओ, क्या कर लें, मल्टी लाइन कर लें। वो देखें किधर चली गई स्क्रॉल बार हमारी, वो एंड पे चली गई ना स्क्रॉल बार। इसको मैं इधर ले आता हूँ वापस, और ताकि मैं ज़रा पढ़ा जाए मुझसे आसानी से ना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रेंडली होने के लिए कर रहा हूँ कि इजी हो जाऊँ। हाँ, मैंने जो लिखा हुआ है मुझे इजीली नज़र आए, ओवरव्यू ना हो, मुझे स्क्रॉल बार भी यूज़ ना करनी पड़े। मेरा ख्याल है पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया। ओरिएंटेड प्रोग्राम्स एंटर करें ज़रा, अभी भी कुछ चल रहा है। हाँ, एंटर करने से पैराग्राफ नहीं बन रहे, ध्यान में रखिएगा, ये सब लाइनों में जा रहा है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा था। हाँ, अब पूरा हो गया। अब ये देखें कितना सारा बड़ा सा पैराग्राफ एक आ गया। इसको मैं सेव करता हूँ पहले। ये रिफ्रेश कर लें यहाँ से। देखिए, अब कंप्यूटर यूजिंग में ना आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आपको कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता सही तरह, मतलब कंप्यूटर यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई कंप्यूटर ईजाद करना है। कंप्यूटर यूज़ करने का मतलब इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं हमें वो आनी चाहिए। ब्राउज़र कैसे काम करता है, विंडो रिफ्रेश कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ें आप सबको इसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आ गया? पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कॉलेज इज रिनोन इंस्टीट्यूशन ऑफ द फोरफ्रंट। ओके ओके ओके, मैं यूँ करने लगा हूँ, इस लाइन को चेंज करने लगा हूँ और इसमें मैं लाने लगा हूँ अपना कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए मेरा कीवर्ड क्या है इस वक्त, बेस्ट। इस वक्त हम सपोज कर रहे हैं कि मेरा कीवर्ड ही है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, क्योंकि मैंने ऊपर भी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखा है। अब मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरा कीवर्ड जो है ना वो है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो मैं लिखता हूँ पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कॉलेज इज द इसको मैं करने लगा हूँ खत्म। अभी आप एक और चीज नोट कीजिएगा, कितना लंबा पैराग्राफ सेंटेंस है ना। लंबे पैराग्राफ्स और लंबे सेंटेंसेस गूगल पसंद नहीं करते, तो आपने जब भी लिखवाना होगा छोटा लिखो। आपने आपका टेक्स्ट ज्यादा है बेशक, तो आप क्या करें, 3 पैराग्राफ्स की बजाय 7 पैराग्राफ हो जाए, लेकिन आपका एक पैराग्राफ जो है वो छोटा होना चाहिए और आपका जो सेंटेंस है वो भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक
क्या ये भी एसईओ का एक फैक्टर है। चलो जी हम कहते हैं जी पीक सॉल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज इज द कंप्यूटर कॉलेज की बजाय काम करते हैं हम, कंप्यूटर भी नहीं लिखते हैं यहाँ पर, रेपिटेशन रोकने के लिए मैं कह रहा हूँ। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज देखो, मतलब मैंने कहा कि कहाँ कहाँ पर मौजूद था, देखें टाइटल में भी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, हेडिंग में भी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, और अब मैं लेकर आने लगा हूँ पैराग्राफ के अंदर भी उसको, सेम इसको ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट को देखें, बेस्ट प्रोफेशनल किचन टाइटल में भी, बेस्ट प्रोफेशनल किचन हेडिंग में भी, और प्रोफेशनल किचन, समझ आ गई बात की, साथ में हमने एसईओ की साइंस भी पढ़ी है। हाँ अब आ जाते हैं इधर वापस। अब हम मुझे क्या करना है जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, अब मैंने इसको भी बोल्ड करना है। अब मैं यहाँ पर बोल्ड करने के लिए ना दूसरा टैग आपको बताने लगा हूँ ताकि आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड का टैग जो है ये ज़रा पुराना है, और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही एसईओ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बी फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रॉन्ग, दोनों से ही हाईलाइट होता है। आप देखेंगे आपको दिखने में कोई खास फर्क नहीं लगना, दोनों का काम एक जैसा ही है। कुछ कहाँ ये हो गया, हो गया ना हाईलाइट, वो भी नीचे वाला भी हाईलाइट हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसको भी कीवर्ड समझेगा और नीचे वाले को भी कीवर्ड समझ रहा होगा। अच्छा अब ज़रा एक काम करते हैं समझाने के लिए सिर्फ, कि जैसे लिखा हुआ ना एक्सीलेंस दिस 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 एंड प्रिपेयरिंग दैम, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जहाँ लिखा है ना एक्सीलेंस, यहाँ से जो है ना इसको डबल लाइन में करना, बहुत लंबी चौड़ी लाइन जा रही है आगे तक ना, तो मैं चाहता हूँ यहीं से लाइन ब्रेक आ जाए, जैसे वर्ड में लाइन ब्रेक लेते हो ना एंटर लिखकर। जी एक्सीलेंस पे क्या है, मैंने ब्रेक चाहिए मुझे, चलो मुझे सामने नज़र आ गया एक्सीलेंस। देखिएगा मैं यहाँ पर क्या टैग यूज़ करने जा रहा हूँ, बी आर, बी आर फॉर लाइन ब्रेक। आप समझो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एंटर प्रेस करते हैं, ये एंटर के इक्वलेंट है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ज़रा हाँ एंड नहीं करना, ओके गुड क्वेश्चन, इसका भी हल बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसके मैंने एंड क्यों नहीं किया अभी फ़िलहाल, क्या हुआ अगली लाइन में चला गया। अब अगर ये बताने का मकसद क्या था कि कहीं पर अगर ब्रेक लगा हो तो आप उसे भी अंडरस्टैंड कर लेंगे क्यों लगा हुआ है, इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ HTML की फाइल से लेना देना है, हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि भाई ये ब्रेक क्यों किया जाता है, आपको पता लगना ब्रेक क्यों किया। अच्छा अब इन्होंने क्वेश्चन किया कि इसे एंड क्यों नहीं किया। एक और चीज़ समझ लें ज़रा कि HTML के अंदर कुछ टैग्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स, मतलब स्टार्ट किया एंड किया, स्टार्ट किया एंड किया, किया ना, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जो पेयर टैग्स नहीं हैं, यानी जिन्हें एंड करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ बोल्ड का टैग है, आपने स्टार्ट किया और एंड नहीं किया तो क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट ही बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने H1 यूज़ किया और एंड नहीं किया तो सारा डॉक्यूमेंट ही H1 बन जाएगा। सो ये जो टैग्स हैं ये कौन से टैग्स हैं, ये पेयर टैग्स हैं। हाँ जी आपका पहला दिन है, 7 बजे की क्लास है शायद, बैठ आज ही होनी है 7 बजे, आधे घंटे के बाद दोबारा होनी है, ठीक है, नई क्लास। ये क्या बता रहा था, पेयर टैग्स और नॉन पेयर टैग्स। सो ये वाले टैग्स जो ये सारे पेयर्स हैं, और जो ब्रेक का टैग है इसको पेयर नहीं करने की जरूरत, इसलिए कि जब आप वंस BR यूज़ करते हो तो उसने आपको एक लाइन देनी है और उसका काम ख़त्म, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, यानी एक BR का मतलब क्या है, एक लाइन ब्रेक। इवन अगर आपको 4 लाइनों का गैप चाहिए तो आप एक BR से नहीं ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 BR लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेयर टैग नहीं है, मगर इसको भी जब हम बंद करेंगे जो अनपेयर टैग होगा उसको इस तरह बंद करेंगे। समझ में आया किस तरह, क्या किया मैंने, BR लगाया, स्पेस देके साथ ही स्लैश कर दिया,
इसका क्या मतलब हुआ? बी आर स्टार्ट हुआ, बी आर बंद हुआ, बी आर स्टार्ट भी कर दिया, बी आर को बंद भी कर दिया, यानी दोनों काम मैंने इकट्ठे ही कर दिए। तो नॉन पेयर टैग्स होंगे उनको हम इस तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको जितने भी टैग्स पढ़ाए हैं आपने देखा उनमें से नॉन पेयर अभी सिर्फ एक ही आया है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया। अगर आपको 4 लाइनें चाहिए तो इसका मतलब है 4 इस तरह बी आर लगाओगे आप, इसी तरह लगाओगे, ठीक है। हाँ जी, कितने टैग्स हो गए? कितने टैग्स हो गए? बोलो ना यार कुछ, तो आपको इम्तिहान ले रहा हूँ मैं। टाइटल, हेडिंग, बॉडी, चलो बॉडी तो थी ना बीच में, जो बीच में लाए हैं ना हम उनकी आज बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं टाइटल, हेडिंग स्टाइल, पैराग्राफ और ब्रेक, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। ये जितने टैग्स हैं ना, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि HTML टैग्स हैं, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इनके साथ हमने SEO करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ SEO की वजह से हम पढ़ रहे हैं, यानी आपके पास जो वेबसाइट आएगी उनके इन टैग्स को हमें टारगेट करके SEO करनी है, इसलिए हम इन टैग्स को देख रहे हैं। बाकी के टैग्स को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकियों से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। वेबसाइट जब हमारे पास आएगी, क्योंकि बाकी के टैग्स क्या काम कर रहे हैं उसे हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ इन चीज़ों को चेंज करना है। अब आगे आते हैं अगले एक और टैग पर, वो कौन सा है? SEO में क्या चीज़ नज़र आ रही थी आपको सबसे ऊपर? तस्वीर। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इमेज की बात कर रहा हूँ। चलो जी, इसी में आके ना हम एक इमेज भी लगाते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पर बात ख़त्म कर दी हमने। हेडिंग 2 में आके इसके बाद लगा लेते हैं इमेज। वैसे ही मैं इसके बाद लगा रहा हूँ, कोई शर्त नहीं है, जहाँ मर्जी लगाएं आप। इमेज, तस्वीर कैसे लगानी है आपने? तस्वीर लगाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे IMG का टैग, यानी आपको वो जो तस्वीर नज़र आ रही थी, इसका मतलब क्या है कि वो किस तरह नज़र आ रही थी, किस टैग की वजह से नज़र आ रही थी? कौन सी तस्वीर भला? कहाँ पे मैंने सर्च किया था? वो लगता है मैंने चेंज कर दिया है ना, विंडो चेंज कर दी। चलो दोबारा देखते हैं। राइट साइड पे तस्वीर नजर आ रही है ना आपको? ये तस्वीर कौन से टैग से लगी है? इसको जरा समझ नहीं आता। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज, ठीक है। SRC ये क्या चीज है? SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC का क्या मतलब है? SRC एब्रीविएशन है किस चीज का? सोर्स का। अब वो क्या कह रहा है? कहता है भाई इमेज लगाना है तो मुझे बताओ तो सही इमेज कहाँ है। इमेज भी तो बताना पड़ेगा ना उसको। तो इमेज बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? SRC। सपोज करते हैं जी, मेरा जो इमेज है उसका नाम है, सपोज कर लेते हैं abc.png फॉर एग्जाम्पल। सोर्स भी बता दिया। अच्छा, अभी ये जो पहला टैग हमारे पास आया है, मैं ये पहला टैग हमारे पास आया है जिसके अंदर एक टैग में कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हो, क्या ख्याल है? H1 में कुछ लिखा हमने, आगे नहीं किया। H2 में टाइटल में हर टैग सिंगल था, एक सिंगल वर्ड के साथ टैग चल रहा था, ऐसे ही है ना। लेकिन ये वाला जो टैग है इसके अंदर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे टैग्स ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शंस होंगी। अब ये समझाने के लिए मैंने टर्म इस्तेमाल की है ऑप्शंस। बेसिकली ये ऑप्शंस क्या हैं? ये ऑप्शंस इसकी HTML में कहलाती हैं कि ये टैग के एट्रीब्यूट हैं, समझे? यानी जब एक टैग के अंदर आप कोई ऑप्शन लिख रहे होते हो तो वो क्या होता है उसका? अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग देखा, आगे कोई ऑप्शन नहीं दी। बोल्ड देखा, कोई ऑप्शन नहीं दी। P लिखा, कोई ऑप्शन नहीं दी। इमेज लिखा है तो इसके आगे ऑप्शंस आ रही है। पहली ऑप्शन क्या थी? SRC, मगर इसको ऑप्शन नहीं कहना, मैंने समझाने के लिए सिर्फ टर्म ऑप्शन इस्तेमाल किया। बेसिकली ये इमेज के क्या हैं? एट्रीब्यूट्स। सो इमेज का एक एट्रीब्यूट है हमारे पास SRC। उसके बाद
एक और एट्रीब्यूट है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो है भाई, ये तो ज़रूरी है ना, नागुज़ीर है, क्या ख्याल है? मतलब अगर मैं ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करूँगा तो इमेज कहाँ से आएगा? इसी के ज़रिए तो इमेज आ रहा है, इसी की वजह से तो इमेज नज़र आने लगा हमें। तो एक और एट्रीब्यूट है जो कि SEO डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, एंड दैट इज़ ऑल्ट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर, इसका अल्टरनेट क्या है? पहले हमने क्या कहा कि भाई इमेज ये है, उसके बाद कहता है हाँ भाई मुझे बता दो अब इसका अल्टरनेट क्या है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई कोई बंदा वेबसाइट खोले और तस्वीर ना खुले किसी भी वजह से। अक्सर ऐसे होता है ना, जब आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा होता, तस्वीरें तो आती नहीं है साथ, टेक्स्ट फिर भी आ जाता है, नेट स्लो हो तो तस्वीर तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आपको आएगी। तो कहता है इसका मुझे अल्टरनेट भी बता दो कि जब आपकी इमेज लोड ना हो तो टेक्स्ट कौन सा लोड हो। मैं कहता हूँ टेक्स्ट ये वाला लोड हो। फॉर एग्जाम्पल इमेज नॉट शोन, तो ये क्या हुआ? इसका फ़ायदा किसको पहुंचा? इसका फ़ायदा पहुंचा यूज़र को, कि भाई उसे पता लग गया कि भाई किसी भी वजह से तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही है। बेस्ट कंप्यूटर सपोज करेंगे, चाहूँ तो इसको ऐसे क्लोज कर दो, तो चाहूँ तो उधर ही स्लैश कर देता, क्योंकि इसके आगे तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। इमेज भी हमने बता दिया, मगर मैंने अभी जो abc.png लिखा वो तो कहीं भी नहीं है, वो तो है ही नहीं उधर। देखें है उधर, जहाँ से मैंने इमेज, ये फाइल है ना जो चल रही है, यहाँ पर ABC के नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है, कोई तस्वीर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? करके देखते हैं क्या होता है इस तरह करने से। एरर ही आना है, एरर आना है ना। ये देखिए क्या कहता है, इमेज नहीं है भाई। इसका मतलब जब इमेज नहीं होगा तो ऐसे ही आएगा ना। ओके, अब हम एक काम करते हैं, कोई सी भी तस्वीर ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ से डाउनलोड्स पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी तस्वीरें पड़ी होंगी। चलो ये ले लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके इसे मैं ले आता हूँ उसी फोल्डर में। नाम क्या दो रखा था मैंने, इसका नाम ABC रख देते हैं। वहाँ यहाँ भी हम भी ABC रख लेते हैं, बजाय इसके कितना लंबा चौड़ा नाम हमें वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ ऑलरेडी हमने नाम दिया तो हुआ है, तो इसका नाम भी मैं क्या कर देता हूँ। चलो एरर खत्म हो जाना चाहिए अब। आगे ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ये जो अभी हमने एट्रीब्यूट पढ़े हैं, तीन पढ़े हैं ना। एक तो SRC था, वो तो बहुत ही नागुज़ीर किस्म का एट्रीब्यूट था भाई, वो होता ना तो इमेज कैसे लगती। IMG लगा देता, SRC ना लगाता, तो तस्वीर का बता तो हम SRC में रहे, तो वो बहुत नागुज़ीर था। उसके बाद एक एट्रीब्यूट था ऑल्ट का, तो अगर किसी बंदे को हम ये दिखा रहे हैं कि भाई इमेज शो नहीं हो रहा, तो उसको भी पता है, वो कहेगा मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया आपने, मुझे पता है इमेज शो नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना, मतलब इमेज शो नहीं हो रहा, तो जब वो क्लिक करेगा तो मैसेज तो आ जाएगा ना, तस्वीर आएगी नहीं तो इमेज शो नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली एक काम है ऑल्ट एट्रीब्यूट का, जो कि बहुत ज़्यादा पर्पसफुल काम नहीं है इसका। असल काम इसका ये नहीं है, असल काम इसका SEO के लिए है, असल काम इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्या मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई गूगल जो है, गूगल को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी वेबसाइट कैसे लगती है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सिनर्जी के नाम से जो लोगो बना हुआ आ गया है, तो बड़ा खूबसूरत सा लोगो बना हुआ है, तो शायद गूगल को अच्छा लगेगा। गूगल इसको भी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोड ही देखेगा। गूगल ने इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी कोड ही चेक करना है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ जाएगा? कोडिंग में। ओके, जब वो कोडिंग में आएगा तो फिर वो देखेगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, मतलब SRC ABC तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी। असल ताल्लुक इमेज ऑप्टिमाइजेशन का इस ऑल्ट एट्रीब्यूट से है। उसने इस ऑल्ट एट्रीब्यूट को देखना है कि क्या आपका कीवर्ड इस ऑल्ट एट्रीब्यूट में मौजूद है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, असल में क्या होना चाहिए था, इन लाहौर। अब हमने क्या किया, अपना टैग कीवर्ड इसमें ले आए। अब ये जो टाइटल है ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है। अब ये मैं आपको SEO की बातें बता रहा हूँ। पहले मैंने इमेज लगाना सिखाया, अब मैं इमेज की SEO बता रहा हूँ कि इमेज की SEO का फैक्टर क्या है कि ऑल्ट के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही थी असल में इसलिए आ रही थी कि हमने इमेज की एसईओ की हुई थी, और उसमें से एक एसईओ का जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि आर्ट के एट्रीब्यूट में आपका कीवर्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अबाउट 120 टू 140 कैरेक्टर्स उसने आपको लिमिट दी है। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 से 140 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। कैरेक्टर ज़्यादा हो गए हैं ना, टाइटल में तो सिर्फ 60 कैरेक्टर्स थे, यहाँ पर वो कह रहा है 120-40 तक लिख लो भाई। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा कीवर्ड भी टारगेट किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जा सकते हैं देखिएगा ज़रा। एक लिखा मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। अच्छा, दूसरा कीवर्ड मैं इसमें एक और टारगेट करने लगा हूँ, डिजिटल मीटिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा देखिए मैं क्या टर्म क्या यूज़ किया करते हैं ना, अक्सर हम लोग ये यूज़ के नहीं करते, गूगल पर जाकर यही लिखते हैं ना, हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो एक टर्म यूज़ करते हैं नियर मी। कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ लगा देते हैं नियर मी, कि भाई जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ जाए। तो ये मैंने अपने कीवर्ड्स में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऑप्टिमाइज होगा तो जब कोई बंदा इस तरह सर्च कर रहा होगा तो उस पर भी मैं उसको दिखना शुरू हो जाऊँगा। और इसके बीच में मैंने क्या यूज़ किया, डैश। इसके बीच में आप डैश यूज़ कर सकते हैं या पाइप साइन यूज़ कर सकते हैं, कॉमा कभी भी यूज़ नहीं करना, ओके। फुल स्टॉप भी यूज़ नहीं करना। यहाँ तो क्या यूज़ करना है, ये डैश, यहाँ यूज़ करना है ये पाइप साइन जो मैंने लगाया। दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पता लग गया जी आर्ट एट्रीब्यूट का क्या कहानी है, ओके। टाइटल, अब हम जरा देखते हैं टाइटल का क्या काम था। इसको भी रिफ्रेश करें दोबारा, आर्ट को नहीं नजर आएगा ना। आर्ट सिर्फ उस वक्त यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आर्ट सिर्फ एक सूरत में दिखेगा। किस सूरत में? जब तस्वीर शो नहीं होगी। और अब आप आर्ट एट्रीब्यूट इसलिए नहीं लगा रहे, आप क्यों लगा रहे हैं? आप बेसिकली गूगल के क्राउलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि असल में इस इमेज के लिए आपने इस कीवर्ड को रीड करना है। आप अक्सर गूगल इमेजेस में जाते हो, है ना, तो वहाँ पर जाकर कुछ लिखते हो तो इतने सारे इमेजेस आ जाते हैं। कुछ इमेजेस टॉप पर होते हैं, कुछ इमेजेस बॉटम पर होते हैं। बेसिकली क्यों होते हैं? ऑल्ट एट्रीब्यूट की वजह से होते हैं। जो ऊपर आ रहे होते हैं वो ऑल्ट की वजह से रैंक कर रहे होते हैं। अब इमेज की जो एसईओ है वो क्या क्या है? एक एसईओ तो हमें समझ ली इमेज की, समझिए है ना आपने, क्या है, क्या आर्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है, टाइटल यूज़ करना है। टाइटल क्या कर रहा है? माउस रखें इसके ऊपर, आपको पता लग जाएगा टाइटल क्या कर रहा है। इससे भी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड दे दिया, यहाँ पर भी कीवर्ड हमने टारगेट कर दिया, ओके। अब इसके अलावा इसकी एसईओ क्या है? इसके अलावा इसकी एसईओ ये है कि भाई इसका नाम ये नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है, कौन बताएगा इसका फाइल का क्या नाम होना चाहिए था? हाँ जी, इस फाइल का क्या नाम होना चाहिए? गुड। इस फाइल का नाम भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। इस फाइल का नाम भी हमारा कीवर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। देखो ना भाई, अगर नाम एक ही नाम हर जगह जाएगा तभी गूगल को अच्छा लगेगा ना। गूगल अपने पास जो स्टोर कर रहा होगा उसे पता होगा कि भाई ये वाला इस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है, तो मैंने इसी मकसद के लिए इसकी चीज़ों को रिटर्न करना है। तो इसका नाम भी यहाँ पर लिखेंगे हम, बेस्ट। स्पेस दे रहा हूँ मैं बीच में, इन लाहौर, गलत कर रहा हूँ, स्पेस नहीं देनी। स्पेस फाइल का नाम लिखते हुए इल्लीगल कैरेक्टर है। जब आप एसईओ कर रहे हैं तो आपने जब भी किसी चीज़ को वर्ड्स की शक्ल में लिखना है तो आपने स्पेस नहीं देनी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ फाइल नेम। आपने देखा भी मैंने पैराग्राफ लिखा था, स्पेस दे के ही लिखा था, स्पेस दे के लिखा था ना पैराग्राफ। पैराग्राफ तो कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, उसे तो हमने स्पेस दे के ही लिखना है। लेकिन जब हमने फाइल नेम बताना है तो वहाँ पर स्पेस बार इल्लीगल कैरेक्टर है। इल्लीगल का क्या मतलब है कि भाई गुनाह होगा इसे इस्तेमाल करेंगे तो, है ना। इसे इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना। हम ऑप्टिमाइज नहीं हो सकते इसको इस्तेमाल करने से। मैंने इसीलिए लगाया है कि आप लोगों को याद रहे क्या, कि नहीं लगाना। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ खुद। क्यों, कैसे हो सकता है? हर किसी का नाम चेंज करेंगे ना जरा थोड़ा सा। हमारा कीवर्ड एक भी तो नहीं ना होगा, हमारे तो मुख्तलिफ। जैसे भी मैंने एक दूसरा कीवर्ड यूज़ किया ना, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि फाइल का नाम तो ये रख लूँगा मैं,
कोई वो चेंज कर दूंगा, जैसे लिखा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, जैसे मिसाल के तौर पर एक और इमेज है इसका, तो मैं इसको यूँ कर सकता हूँ, 5 कर दिया। लेकिन जब मैं इसका ऑल्ट लिखूंगा तो ठीक है, 4-5 के हम एक जैसे ऑल्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी तो कोई भी बंदा सर्च किया करेगा तो आपकी यही तस्वीरें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आ जाएंगी। ठीक है, ये भी हो गया। चलो जिस तरह मल्टी लाइन कर दूं मैं, आपको दिखे कि मैंने किया क्या है। ये हमने इमेज की ऑप्टिमाइजेशन सीखी है कि यानी कि इमेज की ऑप्टिमाइजेशन में क्या था? ऑल्ट था। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन में क्या था? फाइल का नाम कीवर्ड के साथ लिखना है। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन में क्या था? टाइटल यूज करना है। और इमेज की ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि आपकी फाइल कंप्रेस भी होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंस लिखवा लें आप लोग पहले। चलें जी, ठीक हो गया। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। कंप्रेशन आखिरी मैंने बताई है। क्या मतलब कि मतलब इमेज आपकी एमबीज में नहीं होनी चाहिए। इमेज आपकी देखें ना, अभी सबसे पहले एरर क्या बताया कि इमेज लोड नहीं हो रहा, यही बताया ना। कब बताया? जब इंटरनेट स्लो था। तो हमें क्या एक और बहुत बड़ी चीज़ कि हमारी जो वेबसाइट है ना, हमें ये नहीं समझना, कई लोग समझते हैं कि भाई बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दें पूरी वेबसाइट में, कोई बंदा यूँ स्क्रॉल करे उसे तस्वीरें ही नज़र आ जाओ बस। आप बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी इमेजेस के साइजेस भी बड़े होंगे, और जब इमेजेस के साइज बड़े होंगे तो इसका मतलब है वो लोड होने में भी टाइम ज़्यादा लेंगे। आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब के अंदर टेक्स्ट और इमेज देखते हो, बहुत बड़े बड़े इमेजेस तो नहीं लगे होते। इसी तरह आपने यहाँ पर भी इमेजेस कोशिश कर, मतलब इसका मतलब आइकॉनिक शक्ल में भी नहीं लगाने कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे आइकॉन लगे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइजेस इमेजेस के नहीं लगाने, क्योंकि जब इमेज का फिजिकल साइज दरमियाने साइज का करेंगे तभी मुमकिन होगा कि हम उसका साइज भी रिड्यूस कर सकें। मतलब आपने एमबीज में उसको लेकर नहीं जाना। सो ये सारी एसईओ जो है वो किसकी है? इमेज की एसईओ है। ठीक है, चलो जी जी जितनी मर्जी 10 लगाएं, आप लगाते जाएं। बिल्कुल नाम चेंज कर देंगे ना फिर हम। जैसे अपनी पहले में हमने क्या लिखा? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हो फाइल का नाम? ठीक है, एक कर दी, आप एक और करनी है, 2 कर दें। उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लो, जरूरी तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप इस हेडिंग में लिख रहे हो तो क्या होगा, आपके जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होंगे ना। हो सकते हैं आपकी 3 तस्वीरें हो, एक फाउंडेशन के कोर्स वाली हो, एक ग्राफिक्स के कोर्स वाली हो, एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स वाली हो। तो लाजमी बात है जब आप इन 3 चीज़ों को प्रमोट करवा रहे हो तो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे? तीनों के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, तीनों के अलग अलग कीवर्ड्स बनाकर लिखेंगे ना। IMG बिल्कुल सेम, टैग कैसे चेंज हो सकता है? IMG रहेगा ना, कोडिंग तो सेम रहेगी। मतलब IMG सेम रहेगा, SRC चेंज हो जाएगी, आर्ट एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा।